नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, 7 करोड़ से अधिक ईपीएफओ मेंबर्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। मोदी सरकार ने इन 7 करोड़ लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। कहा जा रहा था कि ईपीएफ पर जो मिलने वाली ब्याज है उसमें सरकार कटौती कर सकती है। 8% से लेके 8.50% के बीच में कहा जा रहा था कि कहीं भी जो रेट्स है ये सेटल हो सकते हैं, लेकिन जो 8.25% का जो ब्याज मिल रहा था वो अब मिलता रहेगा। यानी सरकार ने ईपीएफ पर जो ब्याज है उसको 8.25% पर स्थिर रखा है। ये बहुत बड़ी खबर है। इसको आसान भाषा में विस्तार से समझाने की आपको कोशिश करेंगे और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, बहुत बड़ी राहत की खबर और जिसका हम लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कल भी हम लोगों ने एक स्टोरी की थी कि क्या ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। कारण बताए जा रहे थे, शेयर मार्केट में जो बिकवाली है वो, बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट। तीसरी बात कहा जा रहा था कि अधिक लोग जो है क्लेम सेटलमेंट ले रहे हैं इस वजह से। लेकिन क्या है सर ताज़ा अपडेट, प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, जिस बात का इंतजार था कि आज ईपीएफओ ब्याज दरों का ऐलान करेगा 2024-25 के लिए, जो पीएफ मेंबर्स हैं 7 करोड़ से ज़्यादा तादाद में जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उनके लिए ब्याज दरों का ऐलान आज होने वाला था और वो खबर आ गई है। सरकार ने, या ईपीएफओ की कहें, ईपीएफओ की जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि इस साल के लिए ब्याज दरें जो हैं वो 8.25% रहेंगी। यानी पिछले साल जितना ब्याज मिल रहा था उतना ही ब्याज इस साल भी मिलेगा। इस लिहाज से ये एक बड़ी खबर है कि जो एक आशंका जताई जा रही थी कि 8% के अराउंड ब्याज दरों का ऐलान किया जा सकता है, वो नहीं हुआ। जितना पिछले साल था उतना ही अब रहने वाला है। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है और जो लगातार पिछले कुछ वक्त से, पिछले 6 महीने से अगर हम कहें, जो राहत देने का सिलसिला जारी हुआ है सरकार की तरफ से, उसमें ये एक और कड़ी के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। जो जो राहत मिली उसको भी एक बार दोहरा दीजिए। क्या 12 लाख तक की जो कमाई है उस पर जो इनकम टैक्स है वो जीरो करना हो, क्या आप और ऐड कीजिए। बिल्कुल, जैसे 8वां वेतन आयोग था जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जिसमें एक बड़ी मांग पिछले वक्त से चली आ रही थी कि 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग को लाया जाए, उसका गठन किया जाए। तो जनवरी में सबसे पहले सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया। फिर 1 फरवरी को जब बजट आया तो उसमें 12 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री करके सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत सैलरीड और बाकी टैक्स पेयर्स को दी। इसके बाद 7 फरवरी को आरबीआई ने रेट कट किया और होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ऐसे सभी कर्जों पे 0.25% का रेपो रेट में कटौती के जरिए सारे कर्जों पर भी आरबीआई ने राहत दी। और उसके बाद अब ये बड़ी राहत आई है, बड़ी खबर है कि जहां पे ईपीएफओ में जो मिलने वाला आपको ब्याज है उसमें कोई कटौती नहीं हुई है, वो ब्याज दर उतनी ही बरकरार है 8.25% पर। जी सर, ये तो हुई खबर। अब इसके पीछे का मतलब इनसाइड स्टोरी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, शेयर बाजार में बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं कैलकुलेट करूं 1 जनवरी 2025 से ही लेकर मात्र इस साल तक सर, और अभी मात्र 2 महीने में 61 लाख करोड़ का मार्केट जो कैप है वो स्वाहा हो गया, साफ हो गया है। उसके बावजूद सरकार का जो ये कदम है इसको कैसे देखा जाए? क्या सरकार जो है विल अपना दर्शाना चाह रही है या चाह रही है कि इन्वेस्टर्स के साथ हम खड़े होते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल, जो आपने बताया 61 लाख करोड़ रुपए की पूरा मार्केट कैप स्वाहा हुआ है। अगर आज की ही बात करें तो 6 लाख करोड़ से ज़्यादा शुक्रवार को मार्केट में इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया है। 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की पूंजी। उस हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए, ईपीएफओ का पैसा डेट और इक्विटी दोनों में जाता है। इक्विटी में जो ईटीएफ के जरिए इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत नॉमिनल अमाउंट है, बहुत कम पैसा लगता है, लेकिन डेट में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। पिछले साल का ही आंकड़ा है जो 25 लाख करोड़ रुपए का, उसमें 22.5 लाख करोड़ रुपए डेट में था, बकाया 2 लाख करोड़ के आसपास का ईटीएफ के जरिए लगा हुआ था। एनपीएस में जो पैसा है, एनपीएस में आपको ये सहूलियत ज़्यादा मिलती है, जहां आप अपना पैसा 50%, 60% इक्विटीज में लगाने की, वाला जो मामला है सर, नहीं, जो आप इक्विटी एनपीएस में आपके पास आजादी होती है कि आप एलोकेशन अपना तय कर सकते हैं उम्र के हिसाब से। वहां पे झटका शेयर बाजार की गिरावट का वहां ज्यादा होगा। पीएफ चूंकि बड़े लेवल पे डेट में इन्वेस्ट करता है, इसलिए बॉन्ड यील्ड में जो गिरावट आई थी उसके मार्क की वजह से ये लग रहा था कि यहाँ पे अब इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं। वजह दूसरी ये थी कि अब चूंकि डाउनवर्ड साइकिल शुरू हो गया है, ब्याज दरों का गिरावट का सिलसिला है,
उसमें यह अंदाजा था कि क्या इस वजह से अब जो इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे भी कुछ कमी आ सकती है, लेकिन वो नहीं हुआ। एक और जो फैक्टर है कि इस साल अब तक 2024-25 में अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा पीएफ मेंबर्स ने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम की निकासी की है, जो सरकार ने सहूलियतें दी हैं, क्लेम निकालने में आसानी दी है। ये अगर हम पिछले साल से तुलना करें तो तब 4.5 करोड़ से भी कम मेंबर्स ने पैसा विड्रॉ किया था और वो रकम भी 2.25 लाख करोड़ के से थोड़ी सी ज़्यादा थी, 1,82,000 करोड़ रुपए की रकम थी। उस पूरे मामले को अगर हम समझते हुए देखेंगे तो जो अंदाजा था कि रेट का हो सकता है इंटरेस्ट में, वहां नहीं हुआ और सरकार ने एक बार फिर से कोशिश ये की है कि जो पीएफ के मेंबर्स हैं वहां उनको राहत मिलती रहे। जी सर, मेरा एक प्रश्न है। आप कह रहे थे कि ईपीएफओ जो अपना पैसा है डेट में और मार्केट में डालना चाहती है, ऐसी भी खबरें आ रही थी कि जो मार्केट वाला पोर्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है। मेरा सवाल ये है कि सर, जिस घटनाक्रम में जहां मार्केट में इतनी गिरावट है, उसके बाद क्या इस पर भी कुछ चर्चा का विषय बन सकता है या नहीं बनेगा? नहीं, पिछले साल ये प्रस्ताव गया था ईपीएफओ की तरफ से कि लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से ये प्रस्ताव गया था सरकार के पास कि हमको थोड़ी रियायत दी जाए डायरेक्ट इक्विटीज़ में पैसा लगाने की, पीएफ का पैसा। वो जो भी लेबर मिनिस्ट्री के प्रस्ताव होते हैं ईपीएफओ के जरिए वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाते हैं। पीएफ का पैसे किस तरह से इन्वेस्ट होगा उस पे क्राइटेरिया बहुत सख्त हैं और रिजर्व बैंक कह रहा हूँ, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करती है कि आपको इन नियमों में ढील मिलेगी या नहीं। और चूंकि शेयर बाजार तब तक ठीक थे, उतना गिरावट नहीं थी, इसलिए वो प्रस्ताव गया। मौजूदा अगर आप हालात देख लें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री शायद ही इसको अप्रूव करेगी और पीएफ में चूंकि 7-7.5 करोड़ लोगों का पैसा लंबा चौड़ा अमाउंट है, पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला है, सरकार इस वक्त तो कतई इसकी इजाजत देने के मूड में नहीं होगी। अब सर, एक और बहुत बड़ी खुशखबरी पर चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि ईपीएस 95 के तहत जो पेंशन मिल रहा है, न्यूनतम पेंशन जो है 1,000 रुपए से उसको बढ़ाकर 7.5 गुना कर दिया जाए, यानी 7,500 रुपए तक पेंशन कर दिया जाए। इस क्या है ये खबर सर? इसको भी और डिकोड कीजिए, आसान भाषा में समझाइए हमारे व्यूअर्स। बिल्कुल, जैसी खबरें आ रही हैं उस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ईपीएफओ एक ऐसे प्लान पे काम कर रहा है सरकार के बताए कि वहां पे जो पेंशनर हैं उनको 1,000 की जगह 7,500 रुपए पेंशन, पक्की गारंटीड पेंशन दी जाए। इसके लिए एक पूरे प्लान पे काम चल रहा है, ईपीएफओ इस पे काम कर रहा है। इसकी मॉडलिटीज क्या होंगी, नॉर्म्स किस तरह से डिसाइड होंगे, कितना मिनिमम आपका अमाउंट इस कॉन्ट्रीब्यूशन हो। आपको पता होगा कि जो पीएफ का 12% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 8.33% का पैसा आपका ईपीएस में जाता है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। उसके जरिए आपको पेंशन दी जाती है। वो 1,000 रुपए की पेंशन अभी 2014 में फिक्स हुई थी, अब उसको 7,500 करने की बात है। ये अगर होता है तो ये एक बहुप्रतीक्षित, एक बेहद जरूरी कदम होगा, क्योंकि अगर आप महंगाई और बाकी फैक्टर्स को जोड़ते हैं तो उस हिसाब से तो 7,500 रुपए भी पेंशन कम बैठती है। लेकिन चूंकि सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की है, एनपीएस को और बाकी स्कीमों को बदलकर यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में लाने की भी खबरें आ रही हैं। ऐसे में अगर जो कर्मचारी संगठित क्षेत्र के हैं उनके लिए 7,500 रुपए की पेंशन पक्की की जाती है, तो ये वाकई एक बहुत बड़ी सौगात सरकार की तरफ से होगी। जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, आपने तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखती रहिए मनी नाइन। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ई बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटा क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।